हाँ बेटा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर एक कैपिटल एम द्रव्यमान का ब्लॉक किसी रस्सी से बांधकर हवा में लटकाया गया है, वो स्थिर है। इधर से स्मॉल एम द्रव्यमान की एक गोली v वेग से आगे आ रही है और ये गोली इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद में जो संयुक्त निकाय बनता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये संयुक्त निकाय यहाँ से घूम करके ऊपर जाता है और यहाँ पर जाकर के एक क्षण के लिए रुक जाता है। तो अपने को ज्ञात करना है कि ये जो प्रारंभिक रेखा थी यहाँ से उसकी ऊंचाई स्मॉल एच कितनी थी। अच्छा बेटा, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है, तो हमें स्थितिज ऊर्जा की बात करनी होगी। और स्थितिज ऊर्जा के लिए अपन ये जो प्रारंभिक क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को मानक स्थिति मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर u का मान 0 मान लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, जिस क्षैतिज रेखा पर मानक स्थिति मानी गई है, यानी कि u का मान 0 माना गया है, यदि कोई पिंड वहां से h ऊपर हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, प्लस के mgh। और अगर कोई वस्तु वहां से h नीचे हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, माइनस mgh। चलिए देखते हैं, अपन इसको मान लेते हैं प्रारंभिक स्थिति और इसको मान लेते हैं अंतिम स्थिति A और B। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से EA बराबर क्या होना चाहिए, EB। इसका मतलब KA प्लस UA बराबर क्या होना चाहिए, KB प्लस UB। अब ध्यान से देखना, प्रारंभिक स्थिति A पर इस गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये तो स्थिर है तो इसकी गतिज ऊर्जा तो 0, लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा टोटल कितनी हो गई, 1/2 स्मॉल mv²। अच्छा बेटा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों पिंड इस मानक स्थिति के ऊपर है तो दोनों की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, 0। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, 0 बराबर। अब चलते हैं बिंदु B के ऊपर। बिंदु B के ऊपर अब एक ही वस्तु है, बिंदु ए पर दोनों अलग अलग वस्तुएं थी, अब बिंदु बी के ऊपर एक ही वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। लेकिन क्या वहां जाकर के रुक गई क्या, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा, केबी का मान क्या हो गया, 0 प्लस इसकी स्थितिज ऊर्जा, क्या ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ध्यान से देखना बेटा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इस मानक स्थिति से एच ऊपर है क्या, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी एच। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें क्या ज्ञात करना है, एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी और आंसर आ जाएगा एच बराबर mv²/2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और साथ में आ जाएगा जी। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, यहां पर क्या है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक k है और अभी वो सामान्य स्थिति में है, यानी कि x बराबर भी 0 है और इसकी स्थितिज ऊर्जा u का मान भी कितना है, 0। ये एक घर्षण रहित सतह है और इस सतह के ऊपर एक m द्रव्यमान का ब्लॉक v वेग से गति करता हुआ आगे जा रहा है। अच्छा बेटा सोचिए, अगर कोई ब्लॉक m द्रव्यमान का v वेग से आगे जा रहा और आगे स्प्रिंग रखी हुई है, तो क्या वो ब्लॉक उस स्प्रिंग को अंदर की तरफ संपीड़ित करेगा और एक क्षण के लिए रुक जाएगा और उसके बाद में घूम के वापस कहां जाएगा, पीछे। अपने को बात करनी है कि जब ये ब्लॉक इसको संपीड़ित करता है और आगे जाकर के एक क्षण के लिए रुक जाता है, इसका मतलब इसका वेग कितना हो जाता है, 0। इस समय यह संपीड़न यानी कि ये वाली दूरी x कितनी होगी। चलिए इसको सोल्व करने के लिए भी अपन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। इसको मान लेते हैं प्रारंभिक स्थिति और इसको मान लेते हैं अंतिम स्थिति। तो EI बराबर क्या होना चाहिए, EF। अच्छा बेटा, EI को हम क्या लिख सकते हैं प्रारंभिक स्थिति के लिए, KI प्लस UI बराबर, फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, KF प्लस UF। अच्छा बेटा, KI का मतलब है प्रारंभिक स्थिति में इस गतिज ऊर्जा। अच्छा बेटा, तो बताओ प्रारंभिक स्थिति में m द्रव्यमान का पिंड क्या v वेग से चल रहा है क्या, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 1/2 mv²। अच्छा, प्रारंभिक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, इस क्षैतिज समतल को मानक स्थिति मान लो, तो यहां पर u का मान कितना है, 0 और स्प्रिंग भी अभी सामान्य अवस्था में है x बराबर 0 पर, तो उसका भी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 बराबर KF। अंतिम स्थिति में गतिज ऊर्जा, क्या अंतिम स्थिति में ब्लॉक जाकर के रुक गया क्या, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 0 प्लस, अब ध्यान से देखना, अंतिम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थिति में क्या ये स्प्रिंग x संपीड़ित हो गई क्या, और स्थितिज ऊर्जा में मैंने आपको याद कराया था, यदि कोई स्प्रिंग सामान्य अवस्था में है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है 0। यदि उसको x विस्तारित कर दें तो भी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 kx²। और अगर x संपीड़ित कर दें तो भी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 kx² ही होती है। तो अब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, 1/2 kx²। अब 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बताइए x² बराबर क्या आया, ये के नीचे आ जाएगा mv²/k। तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल कर लेंगे तो v² का तो हो जाएगा v और अंदर क्या बच जाएगा, √m/k। तो फाइनल आंसर क्या आया, इसमें होने वाला संपीड़न x बराबर v√m/k।
यांत्रिक ऊर्जा संरक्षणशील नियम से संबंधित ही अपन आगे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है, इस बिंदु O से अपन ने एक धागे से L लंबाई का एक धागा है और यहाँ से M द्रव्यमान के पत्थर को अपन ने बांध करके स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। जैसे ही अपन इस पत्थर को यहाँ से छोड़ते हैं तो ये गति करता हुआ, बढ़ती गति करता हुआ यहाँ पर नीचे आता है। तो जब ये निम्नतम बिंदु B पर पहुंचता है तो इसका वेग कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अपन बिंदु A और B दोनों के मध्य यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा लेते हैं। तो बताइए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार EA बराबर क्या होना चाहिए, EB। EA को अपन क्या लिख सकते हैं, KA प्लस UA बराबर EB को अपन क्या लिख सकते हैं, KB प्लस UB। अच्छा बेटा आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस नीचे वाली स्थिति को बिंदु B के ऊपर अपन क्या मान लेते हैं, मानक स्थिति यानी कि U बराबर 0। चलिए इसके हिसाब से देखते हैं। पहले बिंदु A के लिए बताइए बेटा, बिंदु A के ऊपर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0, क्योंकि वेग 0 है, प्लस बिंदु A के ऊपर स्थितिज ऊर्जा, ध्यान से देखिए बेटा, इस मानक स्थिति से इस बिंदु A की जो सीधी ऊंचाई है क्या वो इस L के बराबर है क्या? तो बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgl बराबर KB। बिंदु B की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर। और बिंदु B के ऊपर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0, क्योंकि बिंदु B के ऊपर अपन ने मानक स्थिति मान रखी है। बिंदु B के लिए U का मान कितना है, 0। अब अपने पास में m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2gl, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, √2gl। ओके बेटा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित ही है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास में 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है जिसकी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा कितनी रहती है, 8 जूल। और ये 8 जूल यांत्रिक ऊर्जा जो रहती है ये इसकी हमेशा नियत रहती है। अगर E का मान 8 जूल है, अब E के वास्तव में 2 भाग होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा E बराबर क्या होता है, K प्लस U। यहां हमें U दिया हुआ है कि U बराबर होता है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 जूल। तो आपको x बराबर 1 मीटर पर इसका वेग ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन एक काम करते हैं, x बराबर 1 मीटर पर इसकी स्थितिज ऊर्जा U ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए ये जो U का व्यंजक अपने को दे रखा है, इस व्यंजक में x का मान कितना पुट कर लेते हैं, 1। यदि हम x का मान 1 पुट करते हैं तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 माइनस 3 प्लस 7, तो U बराबर कितना आ जाएगा, 5 जूल। अच्छा बेटा, चूंकि E बराबर यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, K प्लस U। E का मान कितना दिया हुआ है, 8 जूल, बराबर K को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, प्लस U का मान कितना निकाल रखा है अपन ने, 5। तो उधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा कितना, 3, और M का मान कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम। सोल्व कर लेंगे तो v स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 3, यानी कि v बराबर कितना आ जाएगा, √3 मीटर पर सेकंड। हाँ बेटा, अभी अपन पिछले टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसके अंदर अपन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। अच्छा बेटा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि यदि हमारे पास में किसी निकाय पर लगने वाले सभी बल संरक्षी बल हो, संरक्षी बल का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, स्प्रिंग बल हो सकता है, कोई यह संरक्षी बल नहीं होना चाहिए था, तो उस स्थिति में हम EI का मान EF के बराबर करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे। अभी भी अपन यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैं ये कह रहा हूं कि यदि निकाय पर कोई असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स NCF कार्यरत हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि असंरक्षी बल के अंदर कौन कौन से बल आ सकते हैं, घर्षण बल, श्यान बल, अवमंदक बल, ये वाले बल, अगर ऐसा कोई बल कार्यरत हो तो इस स्थिति में EI और EF का मान बराबर नहीं होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, WNCF यानी कि उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य वास्तव में EF माइनस EI के बराबर होता है, यानी कि अंतिम यांत्रिक ऊर्जा और प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा दोनों के अंतर के बराबर होता है। इससे रिलेटेड एक अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक K बराबर हमें 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। अभी ये स्प्रिंग सामान्य अवस्था में है तो x बराबर क्या होगा, 0, और u बराबर भी क्या होगा, 0। अच्छा बेटा, u बराबर 0 क्यों होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है पहले कि स्प्रिंग के अंदर संचित होने वाली स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, u बराबर 1/2 kx स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, u बराबर 1/2 kx स्क्वायर। तो अभी अगर x का मान 0 है तो u का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा।
इधर हमारे पास में 4 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक है जो कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है और अभी इस स्प्रिंग वाले सिरे से 1 मीटर पीछे है। लेकिन जब ये ब्लॉक आकर के स्प्रिंग से टकराता है तो ये इस स्प्रिंग को अंदर की तरफ संपीड़ित करता है और माना कि x आगे संपीड़ित करके यहां आके ये रुक जाता है। तो हमें इस स्प्रिंग में उत्पन्न होने वाला ये संपीड़न x ज्ञात करना है। वास्तव में यहां पर घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.2 दिया हुआ है, जिसकी वजह से जब ये ब्लॉक आगे की तरफ गति करेगा तो पीछे की तरफ एक घर्षण बल कार्यरत होगा। और आपको पता है पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है कि लगने वाला घर्षण बल F मैक्सिमम बराबर कितना होता है, म्यू आर। अच्छा बेटा, म्यू का मान यहां पर कितना है 0.2 और आर का मान कितना होगा, आर का मान mg के बराबर होगा तो कितना होगा 40। तो 0.2 गुणा 40 सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में कितना 8 न्यूटन। तो पीछे की तरफ घर्षण बल कितना लग रहा है 8 न्यूटन। चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। चूंकि यहां पर घर्षण बल जो कि एक ऐसा रक्षी बल उपस्थित है तो इस स्थिति में WNCF बराबर क्या होना चाहिए, EI माइनस EF। अच्छा बेटा, W स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था W बराबर होता है FD कोस थीटा, क्योंकि नियत बल है। अभी किसका कार्य निकालना है हमें, घर्षण बल का, और घर्षण बल का मान कितना है बेटा 8 न्यूटन। तो नियत है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, FD कोस थीटा। EF को अपन क्या लिख सकते हैं, KF प्लस UF माइनस EI को हम क्या लिख सकते हैं, KI प्लस UI। अब बेटा सोच समझ के वैल्यू पुट करेंगे। F का मान यहां पर अपन कितना लेंगे, घर्षण बल 8 न्यूटन। डी होता है विस्थापन। ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है जब ब्लॉक यहां पर है और ये हमारी अंतिम स्थिति है। तो बताओ अगर ब्लॉक यहां से यहां तक गया है तो इसका विस्थापन कितना हुआ, 1 प्लस x। विस्थापन कितना हुआ बेटा, 1 मीटर तो पहले था और x आगे गया तो टोटल विस्थापन कितना हुआ 1 प्लस x। ध्यान से देखना। नेक्स्ट कोस थीटा का मान कितना होगा 180, क्योंकि ब्लॉक कहां गति कर रहा है आगे और घर्षण बल कहां लग रहा है पीछे। तो क्या थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 बराबर KF का मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा। क्या लास्ट में जाकर के ब्लॉक रुक गया था, तो अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो गई 0 प्लस UF। जब ये ब्लॉक यहां पहुंच गया तो क्या ये स्प्रिंग x अंदर संपीड़ित हो गई क्या, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर स्प्रिंग x अंदर संपीड़ित हो गई तो अंतिम स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी बेटा 1/2 kx² माइनस KI प्रारंभिक स्थिति में गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इस ब्लॉक की गतिज ऊर्जा होगी कितनी 1/2 mv² प्लस प्रारंभिक स्थिति में UI यानी कि प्रारंभिक स्थिति की स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक स्थिति में कितनी है 0। चलो ठीक है, इन वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं। cos 180 का मान क्या होगा -1, तो -8 1 प्लस x बराबर k का मान कितना है 100, तो 100 से कैंसिल होकर के यहाँ पे कितना बचेगा 50x²। m का मान कितना है 4 और v का मान कितना है 20। सोल्व करके आंसर निकालना है कितना आएगा 800। ओके बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपका -8 -8x इक्वल्स टू 50x² माइनस 800। ओके बेटा, पहले हम RHS को लिख रहे हैं तो 50x², ये -8x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 8x और ये -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो -800 और प्लस का 8 कितना बचेगा -792 बराबर 0। इसको 2 से कैंसिल कर दो पूरे को तो कितना बचेगा 25x² प्लस 4x माइनस 396 बराबर 0। इस बार थोड़ा सा टफ है, ये हमारे पास में द्विघात समीकरण बन गया है। यदि धराचारी सूत्र लगा करके अपन इस द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास में आएगा x बराबर 3.9 मीटर। नेक्स्ट देखो बेटा, अपने चैप्टर का नाम था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। थोड़ा सा अपन वापस से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कार्य, थोड़ा सा याद करो। कार्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए। केस फर्स्ट, अगर हमारे द्वारा आरोपित बल F बराबर नियत हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं W बराबर F.D या W बराबर FD कोस थीटा। केस सेकंड, यदि F का मान परिवर्तित हो रहा हो तो हम फॉर्मूला यूज करते थे W बराबर इंटीग्रेशन Fx dx कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन Fy dy कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन Fz dz कोस थीटा। केस थर्ड, यदि हमें F और x के मध्य ग्राफ दिया हुआ हो तो उस ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम कार्य ज्ञात कर लेते थे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट उसके बाद अपन बात कर रहे थे ऊर्जा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अपने को ऊर्जा पढ़नी है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। अपन ने तीनों प्रकार की ऊर्जाएं डिटेल में पढ़ ली है। गतिज ऊर्जा पहले अपन ने पढ़ी, उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा और उसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा। आप याद कीजिए बीच में
स्थितिज ऊर्जा से पहले अपन ने संरक्षी और असंरक्षी बल पढ़े थे। संरक्षी और असंरक्षी बल अपन ने इसलिए पढ़े थे क्योंकि वास्तव में स्थितिज ऊर्जा का मान हम केवल संरक्षी बल क्षेत्र के अंदर ही ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड है। अभी अपना एक टॉपिक और है शक्ति, कार्य, ऊर्जा, तीन प्रकार की अपन ने पढ़ ली। नेक्स्ट टॉपिक अपना शक्ति है। शक्ति अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले बीच में अपन एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं कि जो संरक्षी बल होता है किसी निकाय पर लगने वाला, मान लो F, यदि संरक्षी बल लग रहा है तो वहां हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर सकते हैं, यदि असंरक्षी बल हो तो वहां स्थितिज ऊर्जा की बात नहीं कर सकते। तो स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बल F और स्थितिज ऊर्जा U के मध्य एक संबंध होता है। ये संबंध होता है दो रूपों में। एक तो आपका होता है इसका अदिश रूप जो कि F बराबर माइनस du/dr होता है, और दूसरा आपका होता है इसका सदिश रूप। सदिश रूप में हम इसको लिखते हैं F बराबर माइनस डेल u/डेल x i के। देखो बेटा, ये था F बराबर माइनस du/dr, यहां d था और यहां इसको थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं और इसको बोलते हैं डेल। सदिश रूप क्या है? F बराबर माइनस डेल u/डेल x i के प्लस डेल u/डेल y j के प्लस डेल u/डेल z k, ये इसका सदिश रूप है। तो F और U के मध्य संबंध के ये दो रूप हैं, F बराबर माइनस du/dr और दूसरा F बराबर माइनस डेल u/डेल x i के प्लस डेल u/डेल y j के प्लस डेल u/डेल z k है। अपन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले अपन F बराबर माइनस du/dr से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वैसे तो अपन क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं कि इन दोनों में से हमें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यदि हमें U का मान R के पदों में दिया हुआ होगा और F पूछेगा तो हम F बराबर माइनस du/dr लगाएंगे, और यदि हमें U का मान x, y और z के पदों में देगा और फिर F पूछेगा तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर a/r की पावर 6 माइनस b/r की पावर 12 है। तो बताइए क्या U का मान R के पदों में दिया हुआ है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला F बराबर माइनस du/dr वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। चलिए, तो यदि अगर ये U दिया हुआ हो तो हमें साम्य अवस्था, जस्ट आगे पढ़ेंगे अपन साम्य अवस्था के बारे में। साम्य अवस्था वो अवस्था होती है जहां पर F बराबर 0 होता है। तो साम्य अवस्था F बराबर 0 के लिए R का मान क्या हो? चलिए पहले हम इसका F ज्ञात करते हैं। चूंकि F बराबर फॉर्मूला होता है माइनस du/dr। अब बिल्कुल सिंपल है, माइनस d/dr को रहने दो, U की जगह हम क्या पुट करेंगे? U की जगह ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A और R की पावर 6 को ऊपर ले आओ तो क्या बनेगा? A R की पावर माइनस 6 माइनस B ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? R की पावर माइनस 12। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट अब अपन इसका करते हैं अवकलन। तो देखो बेटा, ये माइनस तो ऐसे कैसे रह गया? A R की पावर माइनस 6, तो A भी ऐसे कैसे रह जाएगा? R की पावर माइनस 6 का अवकलन क्या होगा? ध्यान से देखना, R की पावर माइनस 6, तो पहले ये पावर माइनस 6 सामने आ जाएगी। लो बेटा, ये क्या आ गया? माइनस 6, और फिर इस पावर में से एक कम हो जाएगा, तो माइनस 6 तो था ही, उसमें से माइनस 1 और करो, कितना हो जाएगा? माइनस 7। तो अवकलन क्या हो जाएगा? A तो ऐसे माइनस बाहर रह गया, फिर A ऐसे कैसे रह गया? R की पावर माइनस 6 का अवकलन क्या हुआ? माइनस 6 R की पावर माइनस 7। नेक्स्ट माइनस B ऐसे कैसे रह गया? R की पावर माइनस 12, तो माइनस 12 सामने आ जाएगा और आगे बच जाएगा R की पावर माइनस 13। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व कर लो। तो ये हमारे पास में माइनस ऐसे कैसे रहेगा? ये आपका बन गया माइनस 6a R की पावर माइनस 7 प्लस 12b R की पावर माइनस 13। ये माइनस 7 पावर और माइनस 13 पावर नीचे आएगी तो पावर किसकी बन जाएगी? प्लस की। माइनस को अंदर ले जाओ, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में अभी क्या आया है बेटा? आपका F। हमें F ज्ञात नहीं करना था, हमें किसका मान ज्ञात करना था? R का मान। कब? जब F का मान क्या दिया हुआ हो? 0। तो कोई बात नहीं, साम्य अवस्था के लिए F का मान क्या पुट कर दो? 0, और सोल्व कर लो। F की जगह पुट किया 0 बराबर 6a/r की पावर 7 माइनस 12b/r की पावर 13। कोई दिक्कत नहीं है, इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आओ तो क्या बन गया? 12b/r की पावर 13 बराबर 6a/r की पावर 7। अब देखना इसको अपन ने कैसे सोल्व किया। 6 को 12 से कैंसिल कर दिया तो यहां पर क्या बच गया? 2। ये r की पावर 7 इधर r की पावर 13 से कैंसिल होगा तो यहां पर बचेगा r की पावर 6। जब कैंसिल होता है तो घातें माइनस होती हैं, तो 13 में से 7 को माइनस करो तो r की पावर क्या बचेगी? 6। हाँ बेटा, तो ये क्या बना देखो? 2b/r की पावर 6 इक्वल्स टू उधर क्या बचा? a। तो इसको ऊपर ले जाओ तो इधर क्या बच जाएगा? r की पावर 6 इक्वल्स टू 2b/a। अब देखो r की पावर 6 बराबर क्या था? 2b/a। तो r इक्वल्स टू क्या होगा? 2b/a, और ये पावर 6 जब उधर जाएगी तो ये पावर बन जाएगी 1/6। जैसे मान लो कभी भी अपन बोले x की घात 3 बराबर अपने को दे रखा है y, तो x बराबर क्या होगा? y की घात 1/3।
x की घात 3 बराबर क्या था y, तो अगर ये पावर उधर जाएगी तो उधर जाके क्या बनेगी 1/3। अच्छा तो इधर क्या था r की पावर 6 बराबर 2b/a, तो r बराबर क्या होगा 2b/a की पावर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 2x² yz - 3xy² प्लस 4yz² से दी जाती है। ये अपने को किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा U दे रखी है, तो इसमें 3 क्वेश्चन सोल्व करने। सबसे पहले हमें यहाँ पर संरक्षी बल F का व्यंजक प्राप्त करना है, ये सदिश रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद में कोई बिंदु है P 1, -1, 1, वहां पर लगने वाला बल F ज्ञात करना है। और तीसरा क्वेश्चन, यदि उस बिंदु पर 200 ग्राम का मतलब 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई कण रखा हुआ है तो उसका त्वरण ज्ञात करना है। चलिए दिस टाइम U बराबर कितना दे रखा है आपको 2x² yz - 3xy² प्लस 4yz²। तो चूंकि U का मान x, y और z के पदों में दिया हुआ है, तो इस बार F कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस del U अपॉन del x i के प्लस del U अपॉन del y j के प्लस del U अपॉन del z k कैप। यहां पहले अपन del U अपॉन del x, del U अपॉन del y और del U अपॉन del z इन तीनों के मान कैलकुलेट करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। del U अपॉन del x, इसका मतलब ये जो आपको U का व्यंजक दिया हुआ है, अभी आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। आप ध्यान से सोचिए बेटा, इस U के व्यंजक में ये 2, -3 और 4 ये तो आपकी क्या है संख्याएं यानी कि कांस्टेंट, और x, y और z ये है आपकी चर राशियां यानी कि वेरिएबल्स। तो अभी क्या इस u के व्यंजक में 3 वेरिएबल्स x, y और z है, लेकिन हमें अवकलन केवल किसके सापेक्ष करना है x के सापेक्ष। अच्छा अगली बार हमें अवकलन केवल किसके सापेक्ष करना है y के सापेक्ष, और अगली बार किसके सापेक्ष करना है z के सापेक्ष। जब हमारे व्यंजक में एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, जैसे यहां पर x, y, z 3 वेरिएबल्स है और हमें उनमें से किसी एक x, y या z किसी एक के सापेक्ष ही अवकलन करना हो, तो ऐसे अवकलन को हम आंशिक अवकलन बोलते हैं और इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे जो नॉर्मल अवकलन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं d से, और इस वाले अवकलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। अच्छा बेटा अभी देखिए, इस u का आंशिक अवकलन करना है किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो सुनिए बेटा ये अवकलन कैसे होता है। अभी अपने को इस पूरे u का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जिस समय आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो y और z को क्या मान के चलना है कांस्टेंट। वास्तव में x, y, z तीनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन अभी x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो केवल x को वेरिएबल मानो, y और z को क्या मान के चलो कांस्टेंट। और कांस्टेंट जो होता है यदि वो अकेला है, कोई भी संख्या अकेली होती है तो उसका अवकलन होता है 0, और अगर वो किसी चीज के साथ है तो ऐसे कैसे साइड में आ जाता है। अभी देखना आप del u अपॉन del x, तो देखो ये 2y और z ये तीनों तो साइड में रह जाएंगे क्योंकि तीनों कांस्टेंट बनेंगे। 2yz, एक बार मैं इसको सही से सोल्व करके बता रहा हूं, 2yz साइड में चला जाएगा और इस x² का अवकलन हो जाएगा 2x। x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x। तो देखो बेटा ये क्या बन गया 4xyz। उसके बाद में -3 और y² तो ऐसे कैसे चला जाएगा और x का अवकलन हो जाएगा a, तो 3y² बचेगा। नेक्स्ट 4yz², इस बार x नहीं है, 4y और z² ये पूरा का पूरा आपका क्या है कांस्टेंट है, और अकेले कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। तो इस बार आंसर आ जाएगा हमारा 4xyz - 3y²। नेक्स्ट इस बार अवकलन किसके सापेक्ष करना है y के सापेक्ष, तो x और z को क्या मानना है कांस्टेंट, केवल y को वेरिएबल मानते हुए अवकलन करना है। वापस से पूरे का अवकलन करो, 2x² तो कहां चला जाएगा साइड में, और y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बचेगा 2x² माइनस 3x साइड में रहेगा और y² का अवकलन होगा 2y, तो ये बन जाएगा 6xy। उसके बाद में 4 और z² तो साइड में चला जाएगा और y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास में बचेगा क्या 4z²। ओके बेटा नेक्स्ट del u अपॉन del z, इस बार किसके सापेक्ष करना है z के सापेक्ष, तो 2x² y से कैसे आ जाएगा z का हो जाएगा 1, उसके बाद में -3xy² का हो जाएगा 0, और उसके बाद में 4y और z² का हो जाएगा 2z, तो ये बन जाएगा 8yz। ये तीनों del u अपॉन del x का मान, del u अपॉन del y का मान और del u अपॉन del z का मान यहाँ पे पुट कर लो, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास में किसका आ जाएगा बल का व्यंजक आ जाएगा। ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब हमें एक बिंदु दिया हुआ है P,
जिसका कोऑर्डिनेट 1,-1,1 है, उस पर ये बल F ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें F का व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक में x का मान पुट करेंगे 1, y का मान पुट करेंगे -1 और z का मान पुट कर देंगे 1। सारे मान अपन पुट करके सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो f बराबर हमारे पास में आ जाएगा 7i k - 12j k + 10 k x y z के मान पुट कर लेना, ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब अपने को क्या निकालना है, यदि m बराबर 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई कण हो तो इस बिंदु पर उसका क्या निकालना है, त्वरण। त्वरण निकालने के लिए हमें f पता है, f बराबर क्या होता है ma, तो a बराबर क्या हो जाएगा f/m। f का व्यंजक ये ऐसे कैसे पुट कर लो और m की जगह कितना ले लो 0.2, तो सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा a बराबर 14i k - 24j k + 20 k। ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपना जो था वो बल था, तो इसकी यूनिट आएगी न्यूटन। और ये जो अपने पास में F था, ये भी बल था, इसकी भी यूनिट आएगी क्या, न्यूटन। इस चैप्टर के अंदर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, संतुलन अवस्था या साम्य अवस्था, दैट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर अपने पास में कोई भी निकाय है और उस निकाय के ऊपर लगने वाला नेट बल F बराबर 0 हो, अगर F बराबर 0 है तो अपन ने 10 पिछले टॉपिक में F का एक फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर -du/dr। अगर F का मान 0 है तो इसका मतलब du/dr का मान भी क्या होगा, 0। तो यदि F बराबर 0 हो या du/dr बराबर 0 हो तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलन अवस्था या साम्य अवस्था बोलते हैं। यदि अगर अपन सिंपल शब्दों में बात करें तो जो सभी स्थिर वस्तुएं हैं या फिर कोई वस्तु नियत वेग से गति कर रही है तो वो वस्तु हमेशा किसमें होगी, साम्य अवस्था में। अभी आप इस आगे वाली चीज को छोड़ो, आप सिर्फ ये समझो कि जो भी स्थिर वस्तु है, अगर कोई वस्तु स्थिर है इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाला नेट बल 0 है, तभी तो वस्तु स्थिर है। तो जो भी स्थिर वस्तु है उसके ऊपर लगने वाला नेट बल 0 होगा और वो स्थिर वस्तु किस अवस्था में मानी जाएगी, साम्य अवस्था या संतुलन अवस्था में मानी जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट, साम्य अवस्था के प्रकार। ये जो संतुलन अवस्था या साम्य अवस्था होती है वो वास्तव में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्थायी साम्य अवस्था यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्य अवस्था यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और उदासीन साम्य अवस्था यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके बेटा, अपने को पता कैसे चले कि कौन सी साम्य अवस्था स्थायी है, कौन सी असाम्य अवस्था अस्थायी है और कौन सी साम्य अवस्था उदासीन है। सबसे पहले अपन बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात कर रहे हैं, यदि कोई वस्तु साम्य अवस्था में है इसका मतलब वो अपनी जगह रुकी हुई है। हमें पता करना है कि ये स्थायी है, अस्थायी है या उदासीन साम्य अवस्था है। ध्यान से समझिए बेटा, जो भी वस्तु स्थिर अवस्था में या साम्य अवस्था में है आप उसको थोड़ा सा विस्थापित करो और छोड़ दो। अब 3 स्थितियां हैं, किसी स्थिर वस्तु को अपन ने थोड़ा सा विस्थापित किया और फिर उसको छोड़ दिया तो 3 स्थितियां होगी, या तो वस्तु वापस से उसी अवस्था में आ जाएगी, या वस्तु और आगे चली जाएगी, या फिर वस्तु ना तो वापस पीछे आएगी और ना आगे जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो जब साम्य अवस्था से वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर वो वापस उसी अवस्था में लौटने का प्रयत्न करें, वो साम्य अवस्था होती है स्थायी साम्य अवस्था। यदि साम्य अवस्था से वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वो अपने आप और आगे विस्थापित हो जाती है तो ये होती है अस्थायी साम्य अवस्था। और यदि वस्तु को साम्य अवस्था से विस्थापित करके छोड़ने के बाद वो ना तो वापस पीछे आती है और ना और आगे विस्थापित होती है, वहीं की वहीं रुक जाती है, तो वो होती है आपकी उदासीन साम्य अवस्था। अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अपन एक काम करते हैं, मैं आपको 3 एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक वस्तु है, पहले एग्जाम्पल में वो वस्तु सीधे रखे हुए कटोरे के आधार में रखी हुई है। दूसरे एग्जाम्पल में उस वस्तु को अपन ने उल्टे कटोरे के शीर्ष पर रखा हुआ है। और तीसरी स्थिति में उस वस्तु को अपन ने एक क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है। अच्छा बेटा सोच के देखिए, यदि सीधे कटोरे के आधार में कोई वस्तु रखी हुई है उसको अपन थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ेंगे तो बताओ क्या वापस वहीं नीचे आ जाएगी क्या? तो इसका मतलब ये साम्य अवस्था कौन सी हुई? स्थायी साम्य अवस्था। उल्टे कटोरे के शीर्ष पर अपन ने एक वस्तु रख दी और उसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा तो बताओ वो अपने आप और आगे विस्थापित हो जाएगी क्या? इसका मतलब ये कौन सी हुई? अस्थायी साम्य अवस्था।
सीधे समतल पर अपन ने एक ब्लॉक या वस्तु रखी हुई है, उसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया तो वो वस्तु ना तो वापस पीछे आएगी और ना और आगे जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उदासीन साम्य अवस्था। ये तो हुई प्रैक्टिकल बात। अगर अपन फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो स्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था और उदासीन साम्य अवस्था का पता कैसे करते हैं? चाहे कोई सी भी साम्य अवस्था हो, साम्य अवस्था का मतलब du बटा dr का मान तो क्या होना चाहिए? 0। तो तीनों के अंदर ही du बटा dr का मान तो क्या होगा? 0। अब अपन क्या करते हैं? d2u बटा dr को निकाल लेते हैं, यानी कि जो du बटा dr आया उसका एक बार और अवकलन कर लेते हैं। यदि d2u बटा dr2 का मान ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि 0 से बड़ा धनात्मक आता है, तो वो होगी स्थायी साम्य अवस्था। लेस देन 0 यानी कि ऋणात्मक आता है तो वो होगी अस्थायी साम्य अवस्था। और यदि d2u बटा dr2 का मान भी 0 ही आ जाता है तो वो होगी उदासीन साम्य अवस्था। ये शर्तें ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ये वाली है। आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनिए। यदि साम्य अवस्था से विस्थापित करके अपन ने छोड़ा, वापस उसी अवस्था में आए तो स्थायी, और आगे विस्थापित हो जाए तो अस्थायी, और ना तो वापस पीछे आए और ना आगे जाए, वहीं की वहीं रुक जाए तो उदासीन। ये तो होगी नॉर्मल बात। अगर अपन फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो आप इस चीज पर ज्यादा ध्यान दो। जब u का मान न्यूनतम रहे तो वो होगी स्थायी साम्य अवस्था। यदि u का मान अधिकतम रहे तो वो होगी अस्थायी साम्य अवस्था। और यदि u का मान नियत रहे तो वो होगी उदासीन साम्य अवस्था। और अच्छे से देख लो, आप ध्यान से देखो, आधार में रखी हुई गेंद है, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, तो इधर जाओगे तो भी ऊंचाई बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और इधर जाओगे तो भी ऊंचाई बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि स्थितिज ऊर्जा इधर भी ज्यादा है और इधर भी ज्यादा है। तो बताओ क्या यहां स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है क्या? और अगर न्यूनतम है तो वो कौन सी होगी? स्थायी साम्य अवस्था। अच्छा, इस एग्जांपल को देखो, अगर अपन यहां से इधर जाएं तो भी देखो ऊंचाई कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम। इधर आओगे तो भी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम। इसका मतलब इधर भी कम हो रही है और इधर भी कम हो रही है, इसका मतलब इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या है? अधिकतम। और अगर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है तो u साम्य अवस्था कौन सी होगी? अस्थायी साम्य अवस्था। इसको देखो बेटा, अगर ये क्षैतिज समतल है, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, बताओ ऊंचाई उतनी की उतनी रहेगी क्या? यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी? नियत। और अगर स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उदासीन साम्य अवस्था। इस चैप्टर के अंदर अपन पहले दो टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्य और ऊर्जा के बारे में, वो अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अपन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं शक्ति। छोटा सा ही टॉपिक है। शक्ति क्या होती है? किसी वस्तु के ऊपर जब अपन कार्य करते हैं, या कार्य की जगह ऊर्जा भी उसी का एक रूप है, जब अपन किसी वस्तु को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो एकांक समय में किया गया कार्य अथवा कार्य करने की जो दर होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? शक्ति बोलते हैं। अपन बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार की शक्ति बात करेंगे, एक होती है आपकी औसत शक्ति और एक होती है तात्क्षणिक शक्ति। औसत शक्ति क्या होती है? दोनों को अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं। औसत शक्ति P बराबर होता है W/T। यहाँ W है किया गया कुल कार्य और T है लगने वाला कुल समय। तो P बराबर क्या हो गया? W/T। ये अपनी कौन सी शक्ति है? औसत शक्ति। तो आप ध्यान से देखिए, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? कार्य का जूल और समय का सेकंड। तो जूल बटा सेकंड, ये इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं वाट। इसका विमीय सूत्र होगा mL/T-3। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका एक दूसरा मात्रक और होता है अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर HP। और एक HP बराबर 746 वाट होता है। एक HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। ये तो है हमारी औसत शक्ति। दूसरी होती है अपनी तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति P बराबर होता है dW/dt। W क्या है? हमारे द्वारा किया गया कार्य। अभी यहाँ पर अपन कार्य ज्ञात करने की केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। केस फर्स्ट में मैंने आपको बोला था कि जब वस्तु पर लगने वाला बल F नियत हो तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है FD cos थीटा। अब इस D में और उस D में आप कंफ्यूज होगे, इसलिए अपन D को लिख रहे हैं यहाँ पर X और D का मतलब क्या है? यहाँ पर विस्थापन। तो W की हम जगह हमने लिख दिया Fx cos थीटा। चूंकि ये केस फर्स्ट का फॉर्मूला अपन ने यूज किया है जहां पर F क्या रहता था? नियत। तो अगर F नियत है तो F अवकलन से कहां जाएगा? बाहर। F बाहर आ गया, यहां बचा dx/dt और आगे बच गया cos थीटा। हाँ बेटा, x यहां पर क्या है? विस्थापन।
अगर अपन विस्थापन x का t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये dx बटा dt हमारा क्या बन जाएगा, वेग यानी कि v। तो बताओ p बराबर क्या हो जाएगा, एफ वी कोस थीटा। तो यहाँ पर अपने दो प्रकार की शक्तियों के बारे में बात करी। औसत शक्ति, एक ही फॉर्मूला याद कर लो, p बराबर w अपॉन t, किया गया कुल कार्य बटा लगने वाला कुल समय। और दूसरी होती है तात्क्षणिक शक्ति। पहले वाली चीज छोड़ो, तात्क्षणिक शक्ति का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली ये याद कर लो, p बराबर होता है एफ वी कोस थीटा। क्वेश्चन देख के आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अपने को औसत शक्ति का फॉर्मूला यूज करना है या फिर अपने को तात्क्षणिक शक्ति का फॉर्मूला p बराबर एफ वी कोस थीटा यूज करना है। पहले अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं औसत शक्ति से संबंधित। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, उसने अपने सिर के ऊपर 20 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर ले रखा है। तो बताओ टोटल द्रव्यमान कितना हो गया बेटा, 80 किलोग्राम। ये आदमी प्लस पत्थर, जिस निकाय का टोटल द्रव्यमान कितना हो गया है, 80 किलोग्राम। ये यहां से सीढ़ियां नीचे उतरता है, टोटल कितनी, 30। हर सीढ़ी की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। यदि इसको 30 सीढ़ियां नीचे उतरने में लगने वाला समय t बराबर 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड हो, तो आपको बताना है कि इस निकाय यानी कि आदमी प्लस पत्थर दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आरोपित शक्ति कितनी होगी। अच्छा बेटा, तो बताओ शक्ति p बराबर क्या होती है, w अपॉन t। t का मान अपने को दे रखा है 120 सेकंड। यदि हम यहाँ पर w यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर लें तो अपन शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 30 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई। ये जो 20-20 सेंटीमीटर इधर आ रहा है वो है इसका क्षैतिज विस्थापन। और मैंने आपको पहले बताया था गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्षैतिज विस्थापन के लिए किया गया कार्य कितना होता है, 0। तो इस चौड़ाई से अपने को कोई मतलब नहीं है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसको अपन बोल सकते हैं 0.1 मीटर। तो एक सीढ़ी की ऊंचाई 0.1 मीटर है, तो बताओ 30 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 0.1 गुणा 30 यानी कि 3 मीटर। अच्छा बेटा, तो अब बताओ किया गया कार्य W कितना होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में फॉर्मूला याद करवाया था। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए मैंने 3 फॉर्मूले याद कराए थे। यदि m द्रव्यमान के पत्थर को अपन क्षैतिज में विस्थापित करते हैं तो चाहे कितना भी विस्थापित कर लो, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना रहता है, 0, क्योंकि थीटा का मान कितना होता है, 90। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को हम h ऊपर ले जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है -mgh। और यदि m द्रव्यमान की वस्तु को अपन h नीचे लाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है प्लस का mgh। अभी बताओ ये m द्रव्यमान का निकाय क्या नीचे आ रहा है क्या, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, प्लस का mgh। m का मान 80, g का मान 10 और h का मान 3। सोल्व करोगे तो ये आ गया 2400 जूल। अब कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति बराबर क्या होगा, p बराबर w अपॉन t। w कितना है, 2400 जूल, और समय t बराबर कितना है, 120 सेकंड। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 20 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं तात्क्षणिक शक्ति से संबंधित। तात्क्षणिक शक्ति का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, p बराबर एफ वी कोस थीटा। हाँ बेटा, इस बार क्वेश्चन ये है कि t बराबर 0 समय पर हमारे पास में एक m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग 0 है और वो मूल बिंदु पर यानी कि x बराबर 0 पर रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी बाह्य स्रोत से इस वस्तु के ऊपर नियत शक्ति आरोपित करते हैं p। शक्ति P जो है वो आपकी क्या है, नियत। अगर अपन शक्ति आरोपित कर रहे हैं इसका मतलब P बराबर अपन यूज कर रहे हैं फॉर्मूला एफ वी कोस थीटा। तो शक्ति आरोपित करने का मतलब हम उसके ऊपर बल आरोपित कर रहे हैं। तो उस बल के कारण ये वस्तु आगे की तरफ गति करती है। T समय के बाद में आपको ये बताना है कि इस वस्तु का वेग कितना हो जाएगा और इस वस्तु का विस्थापन x कितना हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस बार अपन फॉर्मूला यूज करेंगे चूंकि p बराबर क्या होता है, एफ वी कोस थीटा। अभी थीटा का मान अपन क्या लेंगे, 0 डिग्री, और f बराबर आपका क्या होता है, ma। तो बताओ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, p बराबर f की जगह अपन ने लिख लिया ma, साथ में आ गया v, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1। अच्छा बेटा, तो बताओ यहां से क्या अपन m को नीचे ले जाए तो ab बराबर क्या लिख लेंगे, p अपॉन m। अब अपने को क्या चाहिए बेटा, पहले क्या निकालना है, वेग। तो अपन इस a को हटाएंगे, a यहां पर अपना क्या है, त्वरण। तो बताओ a त्वरण बराबर क्या होगा, dv अपॉन dt। a बराबर आपका क्या होता है, dv अपॉन dt। तो a की जगह अपन v को पहले लिख लो, a की जगह अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया dv अपॉन dt बराबर p अपॉन m। dt को उधर ले जाओ, ये क्या बचा, v dv बराबर p अपॉन m, और साथ में क्या चला गया, dt। दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। बताओ v की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 बराबर p अपॉन m। p भी कांस्टेंट है और m भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो p अपॉन m कहां जाएगा, बाहर, और इंटीग्रेशन dt, dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t।
तो v स्क्वायर बटा 2 बराबर क्या आ गया, p अपॉन m इंटू टी। तो बताओ v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2p अपॉन m इंटू टी, दैट इज v बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2p अपॉन m इंटू टी। यहां से अपन शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि v का मान, ये रूट 2p अपॉन टी, सॉरी 2p अपॉन m तो क्या है, कांस्टेंट, तो क्या v का मान रूट t के समानुपाती है क्या, और रूट का मतलब अपन बोल सकते हैं कि v का मान t की घात 1/2 के समानुपाती होता है। ये आंसर आपने को डायरेक्टली याद भी करना है। चलिए ये तो क्या आ गया अपना वे। अब अपन निकालते हैं इसका विस्थापन। तो विस्थापन निकालने के इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाओ। v बराबर अपन लोग क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। तो बताओ dx अपॉन dt बराबर क्या आ गया, रूट 2p अपॉन m, और रूट t था उसको अपन ने साइड में ले जाके लिख दिया t की पावर 1 अपॉन 2। dt उधर चला जाएगा तो dx बराबर आ जाएगा रूट 2p अपॉन m t की पावर 1 अपॉन 2, और साथ में क्या आ गया dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x बराबर रूट 2p अपॉन m कांस्टेंट है वो कहां जाएगा, बाहर। अब ध्यान से देखिए t की पावर 1 अपॉन 2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपना क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, तो उल्टा होकर के x बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या था 3 अपॉन 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 3 रूट 2p अपॉन m, और t की पावर क्या बचेगी 3/2। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि x का मान t की पावर 3 अपॉन 2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों आंसर्स अपने को डायरेक्टली याद करने हैं। अगर किसी स्थिर वस्तु पर जो कि प्रारंभ में मूल बिंदु पर रखी हुई हो उस पर अपन नियत शक्ति P आरोपित करते हैं, तो t समय बाद में जो इसका तात्क्षणिक वेग होगा v, वो तो t की पावर 1 अपॉन 2 के समानुपाती होगा, लेकिन इसका विस्थापन जो होगा x वो t की पावर 3 अपॉन 2 के समानुपाती होगा।